हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का NCERT बुक ज्योग्राफी का। उसमें 5 चैप्टर दिया हुआ है। पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, उसके बाद है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा है मानचित्र, पाँचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा है हमारा देश भारत। इसमें देखना है भारत की स्थिति क्या है। तो हम आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसके बारे में पहले देखेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा है और हम तारक कहेंगे किसको? तो ऐसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है तथा जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। यानी जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश हो और वह किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता हो, उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारा का अब देखेंगे तारा का जीवन चक्र। ठीक है, तारा का जीवन चक्र, जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होता है। जिस प्रकार किसी मनुष्य का जन्म होता है, उसका युवावस्था होता है, उसके बाद उसका वृद्धावस्था होता है और मृत्यावस्था होता है, उसी प्रकार तारे का भी जीवन चक्र होता है। ठीक है, तो तारे का जीवन चक्र हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस जो मौजूद है वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? सबसे हल्का तत्व भी कहते हैं, फिर इसके बाद हल्का गैस भी है और सबसे हल्की धातु है। अगर कोई पूछे सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन हो जाएगा, सबसे हल्का गैस तो भी हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु तो हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा बहिर्मंडल में उपस्थित कौन सी गैस होती है? तो वो है हाइड्रोजन गैस। और क्षोभ मंडल में सर्वाधिक उपस्थित गैस है नाइट्रोजन। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक गैस, या इसी को कहते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वह है नाइट्रोजन गैस। अब हम पढ़ेंगे तारे का निर्माण प्रक्रिया की तारे का निर्माण कैसे होता है। तो जब अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान होता है, जैसे वहाँ अंतरिक्ष का टेम्परेचर करीबन -100 डिग्री सेल्सियस से लगभग 150 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो जब अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान होता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस का एक कवच के रूप में बंध जाता है, जिसे प्रोटोस्टार कहते हैं। प्रोटोस्टार जिसे क्या कहते हैं? आधे तारा कहते हैं। यानी प्रोटोस्टार क्या है? प्रोटोस्टार तो प्रोटोस्टार तारा बनने की प्रारंभिक चरण है, जिसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है, यानी प्रकाशमान नहीं होता है। तो कोई पूछे तारे कौन सा तारा है जिसमें प्रकाश नहीं होता है? तो प्रोटोस्टार या आधे तारा। आधे तारा क्या होता है कि तारा बनने की प्रारंभिक चरण होता है। जैसे समझ लेते हैं कि मान लिया जाए कि हाइड्रोजन का एक कवच बना, हाइड्रोजन का एक कवच बना। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक कवच बना कब? जब टेम्परेचर बहुत कम हो, अंतरिक्ष में टेम्परेचर बहुत कम हो, लगभग कितना? -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है जो आपस में जुड़कर एक कवच के रूप में बना लेता है और यहीं से तारा बनने की प्रक्रिया होता है। और ये लगभग कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता है, लगभग करोड़ों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर में ये फैला एक कवच होता है। ठीक है, और ये तारा बनने की प्रारंभिक चरण होता है। लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन मिलकर, तो हाइड्रोजन मिलता है तो एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं संलयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संलयन क्रिया होती है। तो संलयन क्रिया में कौन भाग लेता है? तो संलयन क्रिया में पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन में क्या उपस्थित रहता है। तो हाइड्रोजन में देखो प्रोटॉन उपस्थित रहता है, न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। तो नाभिकीय संलयन में भाग कौन लेता है? तो प्रोटॉन भाग लेता है। और कौन सा प्रोटॉन? तो तीव्र गति का प्रोटॉन भाग लेता है। तो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है और यहीं से तारा क्या होता है? दिखाई देने लगता है। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम दीप्त तारा कहते हैं, जहाँ से तारा दिखाई देने लगता है। जब यह प्रोटॉन P जो उच्च गति में आ जाता है तो यहाँ का नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है और तीव्र गति का प्रोटॉन नाभिकीय संलयन में भाग लेता है और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश का उत्पन्न करता है और यहाँ से तारा दिखने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दीप्त तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त तारा कहते हैं। अब तारा जब दिखने लगता है तो ये युवावस्था में आएगा। जिस प्रकार कोई मनुष्य युवावस्था में आता है, इसके बाद वृद्धावस्था में आता है, उसके बाद उसका मृत्यु होता है, तो तारा में भी युवावस्था होता है। युवावस्था के बाद वृद्धावस्था में आता है। तो जब इसमें हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, जिस प्रकार मनुष्य का उम्र बढ़ते जाता है तो उसका ताकत घटते जाता है पोषण की कमी के कारण, तो उनका फिर मृत्यु होता है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की समाप्ति होने के कारण ये लाल दानव का रूप ले लेता है। किसका? लाल दानव का रूप ले लेता है
और लाल दानव के रूप ले लेता है, और लाल दानव के रूप के बाद यह 2 भागों में बँटकर इसका मृत्यु होता है। तो 2 भागों में तारा का बँटकर मृत्यु कैसे होता है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, जिसने बताया कि लाल दानव चरण के बाद तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका भविष्य उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो चंद्रशेखर जो थे, एक चंद्रशेखर सीमा दी, वो क्या कहें कि सूर्य का द्रव्यमान का, यानी सूर्य का द्रव्यमान का मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान का 1.44 गुना को ही हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और अगर लाल दानव कोई भी तारा हो, लाल दानव में आएगा, अगर उसका हाइड्रोजन खत्म होगा तो किस में आएगा? लाल दानव चरण में आएगा। और अगर तारा का द्रव्यमान लिखे हैं, और ये भी तारा का द्रव्यमान लिखे हैं, ये है सूर्य का द्रव्यमान, ये सूर्य का द्रव्यमान लिखे हैं, ये सूर्य का द्रव्यमान है। अगर कोई तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होगा, तो उसका जो अंत होगा विस्फोटक के रूप में होगा। और जिस तारा का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होगा, तो उसका जो मृत्यु होगा वो होगा श्वेत वामन तारा के रूप में। किसके रूप में? श्वेत वामन तारा के रूप में। श्वेत वामन तारा क्या है? तो हाइड्रोजन समाप्ति होते ही ऐसे तारा का कवच फैलने लगता है, यानी लाल दानव के क्या होता है ना कि हाइड्रोजन समाप्त होता है तो इसका कवच फैलने लगता है, जिसका द्रव्यमान कितना हो तो 1.4 सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम हो, तो इसका जो हाइड्रोजन समाप्त होता है तो ऐसे तारा का कवच फैलने लगता है। और जब नाभिक में केवल हीलियम बच जाता है तो इसे श्वेत वामन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? श्वेत वामन कहते हैं, ठीक है। तो हीलियम अगर कोई पूछे कि श्वेत वामन में किस गैस की अधिकता होती है, तो हीलियम गैस की अधिकता होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है श्वेत वामन कृष्ण वामन के रूप में परिणत होता है। ये कैसे होता है? तो श्वेत वामन में जो हीलियम गैस है उच्च अनुभार में परिवर्तित होने लगता है, धीरे धीरे उच्च अनुभार में परिवर्तित होने के कारण ये श्वेत से कैसा हो जाता है, यानी श्वेत उजला से कैसा हो जाता है तो काला हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? कृष्ण वामन तारा कहते हैं। कृष्ण वामन जिसका नाभिक में सिर्फ उच्च अनुभार के मटेरियल रहता है, कृष्ण वामन में क्या रहता है? उच्च अनुभार के मटेरियल रहता है। तो यहाँ हम पढ़ें कि लाल दानव का एक चरण पढ़ें कि जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम होता है वो कौन सी बनता है? तो श्वेत वामन बनता है। श्वेत वामन के बाद क्या बनता है? तो कृष्ण वामन तारा बनता है। अब पढ़ेंगे किसी को कि अगर सूर्य के द्रव्यमान को 1.44 गुना से अधिक होता है तो ये विस्फोट के रूप में इसका अंत होता है, और इसी को कहते हैं विस्फोटी तारा कहते हैं, या विस्फोटी तारा कहते हैं और विस्फोटी तारा कहते हैं। और विस्फोटी तारा जो उसे सुपरनोवा भी कहते हैं, न्यूट्रॉन, और इसे न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। जब तारा का द्रव्यमान यदि चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा होता है, चंद्रशेखर सीमा बताए हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक, तो इसे चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है तो तारा का क्या होता है? विस्फोट होता है। तो इसे विस्फोटी तारा को सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। सुपरनोवा भारी तारा होता है। सुपरनोवा क्या होता है? भारी तारा होता है। जिस समय विस्फोट होता है तो उसके नाभिक के अंदर केवल हीलियम होता है। सुपरनोवा जब विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है? हीलियम होता है। और सुपरनोवा में हीलियम क्यों होता है? क्योंकि कोई भी तारा हाइड्रोजन बनाकर हीलियम बनाता है, तो जब हाइड्रोजन समाप्त होता है तो उसमें हीलियम ऑलरेडी मौजूद रहता है, जिसके कारण जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, विस्फोटी तारा विस्फोट होता है, तो उसके अंदर कौन सा गैस रहता है? तो हीलियम मौजूद होता है। सुपरनोवा के विस्फोट में सभी नाभिक के कण बिखर जाते हैं, जिससे बहुत प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो कभी कभी आकाशगंगा में ये प्रकाश बहुत अधिक दिनों तक देखने को मिलता है। अरे सुपरनोवा जब विस्फोट करता है तो क्या होता है कि इसके जो अब क्या होता है कि इसमें हीलियम रहता है, तो हीलियम में क्या है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर काटते रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इनके नाभिक में ही आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण इसे हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन तारा, अब यहाँ से जिस प्रकार हम देखें कि जो श्वेत वामन है कृष्ण वामन में परिणत होता है, उसी प्रकार न्यूट्रॉन तारा भी 2 भागों में बांटकर इसका विखंडन होता है, 2 भागों में बांटकर इसकी मृत्यु होती है। तो एक है हल्का न्यूट्रॉन तारा और एक है भारी न्यूट्रॉन तारा। तो वह हल्का न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? हल्का न्यूट्रॉन तारा वह अपने स्थान पर ही घूमते रहता है और रेडियो तरंग छोड़ते रहता है। हल्का न्यूट्रॉन तारा है जो अपने ही स्थान पे घूमते रहता है और रेडियो तरंग छोड़ते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम पल्सार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो पल्सार कहते हैं। कोई पूछे कि पल्सार क्या है, तो पल्सार क्या है? तो हल्का न्यूट्रॉन तारा है। अब भारी न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? तो भारी न्यूट्रॉन तारा
में होता है कि इसमें खिंचाव जारी रहता है, भारी न्यूट्रॉन तारा में खिंचाव जारी रहता है, जिसके कारण यह बहुत अधिक सघन हो जाता है, एक घना पिंड के रूप में बदल जाता है, जिसे कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। यानी कि ब्लैक होल का निर्माण किस तारा से होता है, तो भारी न्यूट्रॉन तारा से होता है। कोई पूछे कि कृष्ण छिद्र का निर्माण कैसे होता है, तो उसे भारी न्यूट्रॉन तारा से होता है। ठीक है, अब भारी न्यूट्रॉन तारा से होता है। अब कहा जाता है कि पृथ्वी का अगर विनाश होगा, पृथ्वी पर विनाश का एक कारण मान वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि वो कौन सा छिद्र होगा, वो ब्लैक होल होगा। ब्लैक होल इतना घना होता है कि यहाँ से अगर 1 चम्मच मिट्टी लाया जाए, 1 चम्मच टुकड़ा यहाँ से उठा कर लाया जाए, तो इसका वजन लगभग 500 kg के बराबर होगा। कितना होगा? 500 kg के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ समझे कि अर्थात पल्सर एक प्रकार का हल्का तारा है जो आकाश में घूमते हुए रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। तो हम समझते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। हमारा पहला चैप्टर जो था वो है क्या कि सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो अगला चैप्टर अगले क्लास में देखेंगे। पहले इसी का अभी 1-2 दिन और क्लास चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।